हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला चैप्टर खत्म किया। इसका थ्योरी पार्ट अपन ने पूरा पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपने थ्योरी पार्ट इसका याद कर लिया होगा कि कहाँ पे किस प्रावस्था में कौन से बदलाव हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आने वाले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसमें मैं कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ। कुछ ईजी होंगे, कुछ टफ होंगे, दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। अगर आपको आंसर इसका पता हो तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर ट्राई करिएगा। निम्न में से कौन सी द्विगुणित कोशिका है? इसके ऑप्शंस हैं युग्मनज, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अंड कोशिका, और चौथा ऑप्शन है मूल कोशिका। इनमें से हमको द्विगुणित कोशिका बतानी है। जैसे पहला युग्मनज। अब युग्मनज के बारे में, युग्मनज कैसे बनता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और दोनों के क्योंकि केंद्रक मिलेंगे तो अगुणित अगुणित केंद्रक मिलकर द्विगुणित संरचना बनाएंगे, तो युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है। फिर दूसरा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो मात्र कोशिका होती है ये भी द्विगुणित होती है। फिर है तीसरा अंड कोशिका और चौथा है मूल कोशिका। अंड कोशिका जो है ये अगुणित होती है और चौथा ऑप्शन है मूल कोशिका। मूल कोशिका भी द्विगुणित होती है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे अगुणित आएगा तो इसको आप चेंज कर लीजिए, अगुणित कोशिका पूछा है। निम्न में से अगुणित कोशिका के बारे में बताना है। तो ये तो हो गई द्विगुणित कोशिका, ये द्विगुणित कोशिका, ये भी द्विगुणित कोशिका, और ये अंड कोशिका जो है ये अगुणित कोशिका है। तो इसका सही आंसर आएगा सी, क्योंकि बाकी सब द्विगुणित कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्रण की महत्वता है। पहला ऑप्शन है इसमें एक समान संततियां, दूसरा अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण, तीसरा 4 संतति कोशिकाएं, और चौथा पुनर्योगज
संततियां। इसमें हमें बताना है कि अर्धसूत्रण का महत्व क्या है। अब देखिए, अर्धसूत्रण के बारे में कुछ पॉइंट्स में जल्दी से रिवाइज करा दूं कि इसमें जो नई संततियां बनती हैं वो अलग अलग होती हैं, मतलब जनक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, अर्धसूत्रण 2 जब पूरा हो जाता है। ठीक है, जीन विनिमय प्रक्रिया के कारण ये जो संतति कोशिकाएं होती हैं जनक कोशिकाओं से अलग होती हैं, जिसे अपन पुनर्योगज कोशिकाएं संततियां भी कहते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो पहला है एक समान संततियां। देखिए, संततियां जो बनती हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। दूसरा, अंडाणु एवं शुक्राणु निर्माण, ये भी नहीं आएगा इसमें। 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। चौथा ऑप्शन है पुनर्योगज संततियां। देखिए, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और पुनर्योगज कुछ संतानें बनती हैं, पर इसमें से भी हमें अगर एक चुनना होगा तो अर्धसूत्रण का महत्व जो है वो ये वाला है। क्यों ये वाला है? क्योंकि जो नई कोशिकाएं, जो संतति कोशिकाएं बन रही हैं वो जनक कोशिकाओं से भिन्न है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीन विनिमय प्रक्रिया होती है पैकाइटिन यानी स्थूल पट्ट के दौरान। ये इसका महत्व इस ऑप्शन के लिए ज्यादा सही आंसर है ये, मतलब 4th ऑप्शन इसका ज्यादा सही है। क्योंकि समसूत्री विभाजन में भी कोशिकाएं तो बनती हैं पर वो जनक कोशिकाओं जैसी होती हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं होता, पर ये क्योंकि नए लक्षणों वाली होती हैं तो ये अच्छे से विकसित भी हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन 4th है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। युगली, जिसको मैंने बताया था बायोवेलेंट कहते हैं, युगली में होता है इसके ऑप्शंस हैं 2 क्रोमेटिड एवं 1 गुणसूत्र बिंदु। दूसरा ऑप्शन है इसका 2 क्रोमेटिड एवं 2 गुणसूत्र बिंदु। तीसरा 4 क्रोमेटिड एवं 2 गुणसूत्र बिंदु। और चौथा ऑप्शन है 4 क्रोमेटिड एवं 4 गुणसूत्र बिंदु। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ये एक गुणसूत्र है कुछ इस तरह का, ये अपनी अप्रतिकृतियन स्थल अवस्था में, ये अपनी अप्रतिकृतियन अवस्था में, और जब ये प्रतिकृतियन हो जाएगा इसका तो ये गुणसूत्र कुछ इस तरह से बदल जाएगा, यानी 2 हो जाएंगे। जैसे सिंपल अभी अपन इसको एक भुजा मान के चल रहे हैं, और ये विभाजन के पश्चात मतलब जब इसका प्रतिकृतियन हो जाएगा तो ये इस तरह से मतलब 2 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इस तरह के मैंने 2 बना दिए, जैसे ये 2 संरचना है तो इसमें ये क्वेश्चन में पूछा है युगली, जैसे ये युगली है। ठीक है, युगली क्योंकि युग्म में होते हैं गुणसूत्र, तो युगली अवस्था में क्या होगा? अब देखिए, यहां पे जैसे ये एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है, तो इसमें अगर अपन बात करें गुणसूत्र बिंदु की, तो गुणसूत्र बिंदु यहां पे टोटल है 2। एक तो ये गुणसूत्र बिंदु हो गए जो इसको जोड़ के रख रही है, और दूसरी बात क्रोमेटिड। अब देखिए, एक गुणसूत्र, जैसे ये गुणसूत्र है
तो इसमें जो ये दो भुजाएं हैं ये क्रोमेटिड कहलाती हैं, यानी एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाहे तो आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद रखिए कि एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड, यानी इसकी जो भुजाएं अपन को दिखती है, एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं। तो इसके अनुसार अब ऑप्शन देखते हैं अपन। युगली में होता है दो क्रोमेटिड एवं एक गुणसूत्र बिंदु, ऐसा तो नहीं है। टोटल क्रोमेटिड कितने हैं? 4, 1 2 3 4, और गुणसूत्र बिंदु कितनी है? एक ये और एक ये। तो 4 क्रोमेटिड और 2 गुणसूत्र बिंदु युगली में है। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपन देख लेते हैं। 2 क्रोमेटिड 1 गुणसूत्र बिंदु, 2 क्रोमेटिड 2 गुणसूत्र बिंदु, 4 क्रोमेटिड और 2 गुणसूत्र बिंदु, ये सही है। 4 क्रोमेटिड एवं 4 गुणसूत्र बिंदु, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विसंयोजी गुणसूत्र कौन सी अवस्था में चतुष्क रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं? चतुष्क रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऑप्शंस हैं इसके: तनुपट्ट, दूसरा ऑप्शन है युग्मपट्ट, तीसरा स्थूलपट्ट, और चौथा है पारगति क्रम। अब देखिए, आपको ध्यान होगा जो युगली और चतुष्क अवस्था बनती है वो युग्म पट्ट में बनती है, जिसे अपन ने सूत्र युग्मन प्रक्रिया के नाम से भी पढ़ा था। सूत्र युग्मन प्रक्रिया में चतुष्क बनता है। पर मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये जस्ट अगली स्टेज, अगली अवस्था जो होती है उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो बनेगी युग्म पट्ट में और दिखेगी स्पष्ट रूप से अगली अवस्था में, यानी स्थूल पट्ट में। तो इसका सही आंसर आएगा स्थूल पट्ट। तो इसका सही ऑप्शन है स्थूल पट्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि मूल कोशिका में बयालीस गुणसूत्र हैं तो उसकी एल्यूरोन परत में कितने गुणसूत्र होंगे? इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 42 है। निकालना है एल्यूरोन परत में। इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, पहला 21, दूसरा 42, फिर 63 और चौथा है 84। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कोशिका अगुणित है या द्विगुणित है या त्रिगुणित है। देखिए, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। जो मूल कोशिका होती है, मूल कोशिका किसी भी पादप की जो होती है, ये होती है द्विगुणित। यानी 2n। और जो एल्यूरोन परत होती है ये होती है त्रिगुणित।
एलिरॉन परत जो होती है ये त्रिगुणित होती है। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए मूल कोशिका में दिया हुआ है 42 गुणसूत्र, यानी यहां पे हो जाएगा 2n बराबर 42, 2n बराबर 42 हो जाएगा। तो यहां से n का मान अपन निकालते हैं, ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 21, n का मान यहां पे आ गया 21। अब निकालना किसमें है हमको, एलिरॉन परत में जो कि त्रिगुणित है। तो एलिरॉन परत में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी बराबर 3n, क्योंकि त्रिगुणित है तो बराबर 3n अपन लिख दिया। और n का मान अभी अपन ने यहां से निकाला है, तो जब इसकी वैल्यू हम यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 21, यानी ये आएगा 63। तो एलिरॉन परत में टोटल गुणसूत्र की संख्या हो गई 63, यदि उसकी मूल कोशिका में 42 गुणसूत्र हैं तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एलिरॉन परत में 63 गुणसूत्र पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध गुणसूत्र पृथक्करण किस अवस्था में होता है। अर्ध गुणसूत्र पृथक्करण किस अवस्था में होता है। ऑप्शंस हैं इसके, पहला पूर्व अवस्था 1, दूसरा ऑप्शन है मध्यावस्था 1, तीसरा ऑप्शन है पश्चावस्था 2, चौथा ऑप्शन है अंत्यावस्था। हमें बताना है अर्ध गुणसूत्र का पृथक्करण। देखिए आपको ध्यान होगा अर्धसूत्रण में मध्यावस्था तक तो किसी भी प्रकार का कोई पृथक्करण होता नहीं है, गुणसूत्र अलग होते नहीं है। गुणसूत्र अलग होते हैं पश्चावस्था 1 में, और फिर जो गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है वो होता है पश्चावस्था 2 में। ठीक है, तो अब इसमें अपन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए पूर्वावस्था में, क्योंकि पहली है, पहली पूर्वावस्था में तो संघनन ही चलता रहता है, गुणसूत्र पृथक हो ही नहीं पाते ठीक से, तो ये तो आएगा नहीं। दूसरी बात, मध्यावस्था में गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होता, वो मध्य पट्टिका के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पश्चावस्था 2, ये इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो इसमें मैच ही नहीं कर रहे हैं। पश्चावस्था में जो पहली पश्चावस्था होती है तो गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, और दूसरी में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन भी होता है, पर क्योंकि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, और ये तो आखिरी स्थिति आ गई कि यहाँ पे अब कोशिका विभाजन है। और दूसरी बात कि ये समसूत्री विभाजन का है, क्योंकि आगे 1 तो लिखा नहीं है इसमें, या 2 नहीं लिखा, तो इसका सही आंसर आएगा सी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विगुणित कोशिका कोल्चिसीन के संपर्क में आती है तो वह कोशिका निम्न में से किस प्रकार की बन जाएगी। कोशिका द्विगुणित है और वो कोल्चिसीन के संपर्क में आती है, तो उसमें बदलाव बताना है। पहला ऑप्शन है इसका
त्रिगुणित, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ गुणित, तीसरा ऑप्शन है द्विगुणित और चौथा ऑप्शन है अगुणित। यदि कोशिका कोल्चिसीन के संपर्क में आ रही है, आपको ध्यान होगा अपन ने पढ़ा था कि कोल्चिसीन जो होता है वो कोशिका को मेटाफेज यानी मध्य अवस्था में रोक देता है, और अगर मध्य अवस्था में वो रोक देगा तो गुणसूत्रों का पृथक्करण तो नहीं हो पाएगा। अगर गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं हो पाएगा तो गुणसूत्र आधे आधे नहीं होंगे और जितनी संख्या है दुगनी हो जाएगी, मतलब अगली अवस्था में आधे आधे बढ़ जाते हैं। पर अगर वो मेटाफेज में ही रुक जाएगा, अगर वो मध्य अवस्था में ही रुक जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या जो है उनमें पहली बात तो अंतर विभाजन होता जाता है, तो उनकी संख्या जो होती है वो दुगनी हो जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि अभी जैसे कोशिका द्विगुणित है तो वो उसकी डबल हो जाएगी, यानी आंसर आएगा चतुष्क गुणित या चतुर्थ गुणित। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आएगा सेकंड। तो कोल्चिसीन के ट्रीटमेंट के बाद, कोल्चिसीन के संपर्क में आने के बाद कोशिका द्विगुणित कोशिका जो है वो चतुर्थ गुणित कोशिका में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल अवस्था में होता है पहला तारक काय का विभाजन, दूसरा डीएनए संश्लेषण, तीसरा जीन का विभाजन, चौथा उपरोक्त सभी। यहां पे पूछा है अंतराल अवस्था में होता है, तो देखिए अंतराल अवस्था जो है ये अर्धसूत्री विभाजन जो एक पहला वाला होता है, उसके बाद जो थोड़ा सा गैप फेज आता है, मतलब थोड़ी सी रुकावट आती है, उसको अपन कहते हैं अंतराल अवस्था, या ये अंतरकाल अवस्था भी कहलाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, मैंने बताया था इसमें डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता, गुणसूत्र में कोई बदलाव नहीं होता, जीन में कोई बदलाव नहीं होता, पर तारक काय या तारक केंद्र का विभाजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा, तारक केंद्र का विभाजन। अंतराल अवस्था में तारक केंद्र का या तारक काय का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्रण के अध्ययन हेतु आप किसे चुनेंगे? पहला लघु बीजाणु, मात्र कोशिका, दूसरा परागकोश, तीसरा प्याज की मूल शीर्ष, कोशिका, और चौथा ऑप्शन है पुष्प कलिका। अब ये जब जैसे जैसे चैप्टर अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ये क्वेश्चन क्लियर होगा और आपको बन भी जाएगा।
पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, वैसे भी आपने सब कुछ आगे 12th का भी एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। देखिए, ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण होता है। अर्धसूत्रण के बाद फिर वो लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इस तरह से प्रक्रिया होती है। पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो यहां इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, ना कि समसूत्री विभाजन। फिर प्याज की मूल कोशिका, देखिए मूल शीर्ष कोशिका है। मूल शीर्ष कोशिका जो होती है उसमें विभज्योतक उपस्थित होता है, और विभज्योतक जो कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखें, चौथा पुष्पकलिका है, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, क्योंकि शीर्ष कोशिका वाले भाग में, शीर्ष भाग में विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, और विभज्योतक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा उनकी संख्या बढ़ती है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में समसूत्रण के लिए सहायक होता है पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लवक, फिर तारक काय, और चौथा गोल्जी काय। जंतु कोशिका में समसूत्रण के लिए सहायक, देखिए सबसे पहले अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो इसका जो मुख्य रोल है वो तो एटीपी उत्पन्न करने का है। तो विभाजन में तो इसका कोई ऐसी कोई भूमिका इसकी होती नहीं है। लवक क्योंकि पादपों में पाया जाने वाला अंग है, और पादप कोशिका में लवक जो होता है वो स्टार्च का निर्माण करता है। तो जंतु कोशिका की बात हो रही तो ये बाहर हो गया। तारक काय एक ऐसी संरचना है जिससे एस्टर का, तारक का निर्माण होता है और तरकु तंतु का निर्माण होता है, जो कि कोशिका विभाजन में हमने पढ़ा है। तो तारक काय जो है ये इसका आंसर आएगा। गोल्जी काय का जो मुख्य रोल होता है वो स्त्रवण और पैकेजिंग का, पदार्थों को पैक करके उसको स्त्रवित करना, ये गोल्जी काय का। तो इसका सही ऑप्शन है सी, जंतु कोशिकाओं में तारक काय की उपस्थिति से या सहायता से कोशिका विभाजन में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का तरकु तंतु से जुड़ने वाला भाग कहलाता है पहला तारक काय, दूसरा काइनेटोकोर, तीसरा तारक केंद्र, और चौथा क्रोमोमियर। क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का तरकु तंतु से जुड़ने वाला भाग, यानी जैसे ये गुणसूत्र है, यहां गुणसूत्र बिंदु होती है, ये दूसरी भुजा इसकी, और इसके ऊपर एक प्रोटीन आवरण होता है। इस प्रोटीन आवरण को अपन कहते हैं काइनेटोकोर। और जब विभाजन होता है तो तरकु तंतु जो होते हैं वो काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा काइनेटोकोर, यानी ऑप्शन सेकंड।
तो गुणसूत्रों का तर्कु तंतु से जुड़ने वाला भाग काइनेटोकोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में सक्रिय होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में सक्रिय होता है? ऑप्शन है पहला पूर्वावस्था 1, दूसरा मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था, पश्चावस्था 2, फिर है अंतावस्था 2। रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में सक्रिय होता है? देखिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम मतलब ध्यान होगा आपको, ये ऐसा एंजाइम है जो जीन विनिमय के समय भाग लेता है। और जीन विनिमय कहां पे होता है? जीन विनिमय होता है स्थूल पट्ट में। और ये स्थूल पट्ट किसका भाग है? पूर्व अवस्था का, जो पहली वाली है। अर्धसूत्री विभाजन में पूर्व अवस्था 1 के अंदर स्थूल पट्ट में जीन विनिमय प्रक्रिया होती है, उस दौरान ये एंजाइम सक्रिय होता है। तो इसका आंसर आएगा पूर्व अवस्था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आवरण गायब होता है यानी अदृश्य हो जाता है। पहला ऑप्शन पूर्व अवस्था, दूसरा मध्य अवस्था, तीसरा पश्चावस्था, चौथा अंत अवस्था। अब देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं इसका आंसर। केंद्रीय आवरण सबसे पहली अवस्था में, पूर्व अवस्था में गायब हो जाता है। पूर्व अवस्था के अंत तक आते आते केंद्रीय आवरण और कुछ कोशिकांग अदृश्य हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा पहला। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से टफ भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।